morning class. How are you all? I hope everyone will be fine and safe in your home. So today's lecture is related to the revaluation of assets and reassessment of liabilities from the chapter Retirement and Death of a Partner. So you learn about this topic also in admission of a partner. You know that कि जब भी किसी फॉर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो या फिर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो, तो वो तीनों ही कंडीशंस क्या कहलाती है हमारी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म. तो जब भी किसी फॉर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, रिकन्स्टिट्यूशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है. तो क्या होता है रिकन्स्टिट्यूशन? किसी भी फॉर्म में एडमिशन, रिटायरमेंट या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से जो भी चेंजेस होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म. ठीक है, तो जब भी रिकन्स्टिट्यूशन रिटायरमेंट के टाइम भी हो सकता है, एडमिशन के टाइम भी हो सकता है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग. तो जो क्योंकि हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो इस कंडीशन में भी जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस कंडीशन में हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है दैट इज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इस अकाउंट में हम अपनी एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं या रीअसेस करते हैं, ताकि उससे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को हम जो भी पार्टनर्स हैं फॉर्म के, उस फॉर्म से रिलेटेड, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे वो रिमेनिंग पार्टनर, सभी को उसका शेयर दिया जा सके. ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनर एवरी फर्म विल रीवैल्यूएट इट्स एसेट्स. कोई भी कंडीशन हो, हम कोई जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएशन करती है, उसको रीवैल्यू करती है, ताकि उस फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रिकन्स्टिट्यूशन उसका पता चल सके. और ये जो प्रॉफिट और ये लॉस आता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं. अगर प्रॉफिट आते हैं तो क्रेडिट किए जाते हैं, और अगर लॉस आते हैं तो क्या किए जाते हैं? डेबिट किए जाते हैं. ठीक है, तो टू गिव द इफेक्ट टू द चेंज इन वैल्यू अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स इस इफेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. जस्ट सेम लाइक द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. मीन जैसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता था तो उसके एडमिशन से पहले हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे ताकि जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. ठीक है, लेकिन उसमें हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को शेयर देते थे. लेकिन जो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना तो रहे हैं लेकिन सभी पार्टनर को इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर को भी वो शेयर दिया जाता है, क्योंकि वो उस फॉर्म का एक हिस्सा है और अब छोड़ के जा रहा है. ठीक है, एडमिशन में क्योंकि नया पार्टनर आता है तो उसका इतना राइट नहीं होता है उस प्रॉफिट पे, लेकिन क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर पुराना पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, इस वजह से वो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को भी क्रेडिट या डेबिट उसके अकाउंट में किया जाता है. ठीक है, तो अब चलते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में. ये जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम रिवैल्यू कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जैसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने जितनी भी एडजस्टमेंट करी थी उसी टाइप से आपको इस चैप्टर में भी एडजस्टमेंट्स करनी है. जैसे हम क्या करते थे, अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही होती, जैसे एडजस्टमेंट में आपको दिया होता है कि कोई एसेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उस इंक्रीज वैल्यू को भी कहाँ क्रेडिट किया जाता था? इंक्रीज वैल्यू के डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे. ये आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो जो भी उसकी बुक वैल्यू होगी और इंक्रीज वैल्यू, रिवाइज वैल्यू जिसको बोलते हैं, उस वैल्यू के डिफरेंस को आप क्रेडिट करोगे कौन से अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में. ठीक है, जैसे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मीन्स अचानक हमें पता लगा कि कोई ऐसी एसेट है जिसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में उस अनरिकॉर्डेड एसेट को भी क्रेडिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में. डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज,
जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी अमाउंट अगर कम हो रही है तो एक तरीके से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करना है। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक मीन्स प्रोविजन जो क्रिएट किए गए थे उसको दोबारा लिखना है, मीन्स इंक्रीज हो गए हैं तो उसको भी क्रेडिट करना है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो टर्म है हमें उन्हीं टर्म्स को क्रेडिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिससे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो इन सभी से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसको क्रेडिट कर देना। अब चलते हैं डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था, जैसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था, दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है क्रेडिट साइड। फॉर्मेट याद है सबको? हाँ, तो उसमें जो क्रेडिट साइड वाली टर्म है वो ये होती हैं, अगर कुछ इंक्रीज होता है अनरिकॉर्डेड एसेट हमें आइडेंटिफाई होती है, या कुछ डिक्रीज होता है लाइबिलिटी में, या प्रोविजन रिटर्न बैक कर दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्रेडिट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। किसी भी एसेट की वैल्यू में अगर कुछ भी डिक्रीज हो रहा है तो एक तरीके से फर्म को लॉस हो रहा है, तो उसको आप डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसी तरह कोई लाइबिलिटी है इंक्रीज हो गई है, अचानक बढ़ गई है, क्रेडिटर्स 10,000 के पे करने थे, अब हमें पता लगा हमें 15,000 पे करने उन्हें, तो वो भी हमारे लिए क्या एक लॉस है, इसलिए हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। उसी तरह लाइबिलिटीज प्रोवाइडेड, कोई लाइबिलिटी और इंक्रीज हुई है या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो हमारे लिए एक तरीके से वो लॉस को शो करती है, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है, उसको डेबिट करना है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। गेन और लॉस। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना दिया, लेकिन जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस निकालते हैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, उसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम बैलेंस निकालते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल किया जाता है, देन डेबिट साइड का टोटल किया जाता है, तो जो भी डिफरेंस आता है वो गेन या फिर लॉस होता है रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो अगर फर्म को गेन होता है तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई गेन होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो उससे पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, क्योंकि गेन हो रहा है तो पार्टनर्स को डिवाइड होगा, किसको प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स को, और ये सारा का सारा प्रॉफिट किसको दे दिया जाता है, उस फर्म के पार्टनर्स को, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो। ठीक है, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसी तरह अगर रिवैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करने के बाद फर्म को लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी कौन बियर करेगा, पार्टनर ही बियर करेंगे। इस वजह से उनके अकाउंट में उसको डेबिट साइड पोस्ट किया जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट में उसे कौन सी साइड पोस्ट किया जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर? अब जब सारी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जाता है तो एक टर्म आती है आफ्टर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन तो हो गया, लेकिन जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवाइज हुई हैं, रीवैल्यू हुई हैं, रीएसेस हुई हैं, उन्हें कौन सी वैल्यू पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एक तरीके से रिकंस्टिट्यूशन हुआ फर्म का, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को जब दोबारा शो किया जाएगा बैलेंस शीट में तो कौन सी वैल्यू पे शो किया जाएगा, रिवाइज्ड वैल्यू पे। न्यू बैलेंस शीट में जो नई बैलेंस शीट बनेगी फर्म को, उसमें रिवाइज वैल्यू वो वैल्यू होती है जो चेंज मीन्स हमारी पहले की वैल्यू में जो भी चेंज हुआ उस वैल्यू को यहाँ पे आप बैलेंस शीट में लिखोगे। ठीक है, अब चलते हैं जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन। जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है तो कौन कौन सी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। इसमें मैंने बताया कि अगर कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। प्रॉफिट को कहाँ दिखाते हैं हम, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। तो इस वजह से हमने रिवैल्यूएशन को क्या किया है, क्रेडिट। ठीक है, जो प्रॉफिट होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। इस वजह से एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड एंट्री हो रही है। अब यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, तो अमाउंट वो लेनी है जो भी रिवाइज वैल्यू है, या जो भी बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो बैलेंस शीट में गिवन होती है। रिवाइज वैल्यू वो होती है जो एडजस्टमेंट में आपको शो हो रही होती है। ठीक है, कई बार रिवाइज वैल्यू भी नहीं दी होती है, सिर्फ चेंज दिया होता है कि ये चेंज करना है हमें। तो इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि रिवाइज वैल्यू और बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको एंट्री में उस अमाउंट उस एंट्री के सामने लिखना है। ठीक है, उसके बाद है डिक्रीज। अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है
तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज वैल्यू ज़्यादा है, बुक वैल्यू है कम, तो इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे बुक वैल्यू है कम और रिवाइज वैल्यू ज़्यादा, इस वजह से हमें लॉस हो रहा है, तो उसे कौन सी साइड लेंगे हम, डेबिट साइड। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, जब लाइबिलिटीज की अमाउंट में इंक्रीज होता है, किसकी अमाउंट में, लाइबिलिटीज की अमाउंट में इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। देखने से ही पता लग रहा है लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो हमें लॉस होगा, तो इस वजह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रिवाइज वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। अब चलते हैं फोर्थ केस, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटी की अमाउंट में डिक्रीज होता है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, इस वजह से हम उसे एंट्री करेंगे लाइबिलिटी। अब यहाँ पे आपको लाइबिलिटीज नहीं लिखना है, यहाँ पे उस टर्म को लिखना है जो, या उस लाइबिलिटी को लिखना है, जैसे क्रेडिटर हुई है, अगर क्रेडिटर में कुछ डिक्रीज हुआ तो क्रेडिटर लिखोगे, या फिर बिल्स पेबल या कोई और आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो उसका नाम लिखना है। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बुक वैल्यू माइनस रिवाइज वैल्यू, क्योंकि हमारी बुक वैल्यू ज़्यादा है, रिवाइज वैल्यू क्या है, कम। ठीक है, अब सारी चीज़ें करने के बाद आफ्टर में हम बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं, तो जो बैलेंसेस आते हैं वो हमारे या तो गेन होते हैं रिवैल्यूएशन का या फिर लॉस होते हैं, या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा। तो अगर गेन होगा तो आप एंट्री क्या करोगे, उसकी जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गेन कौन सी साइड आ रहा है, हमारे डेबिट साइड आ रहा है, तो एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे आप, डेबिट टू ऑल पार्टनर, और सभी पार्टनर्स में देना है इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। और कौन सी रेशो में देना है, इन ओल्ड रेशो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब जैसे प्रॉफिट होता है तो कई बार लॉस भी हो जाता है फर्म को रिवैल्यूएशन करने से, या रिवैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करने से। तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है तो हमें क्या करना होता है, उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना होता है, डेबिट इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, उस कंडीशन में आपको ये एंट्री करनी है। क्लियर एवरीवन? तो ये आपकी मेन एंट्रीज थी जो आपको कौन सी कंडीशन में करनी है, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या किया जाता है, रिवैल्यू किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। आई होप सभी को एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी और ये एडजस्टमेंट भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, इन पार्टनरशिप अकाउंट में आपको इसको कैसे एडजस्ट करना है। ओके, नाउ आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।